हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेपर 5 में एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह थ्योरम 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत वीवीआई है। आप लोगों को रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या होता है स्टेटमेंट, क्या क्या लिखा गया है। एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1, मतलब कि कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो, ठीक है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन वन एंड ओनली वन वे। ठीक है ना, कहने का मतलब वो हो गया कि कोई भी नंबर ले लीजिए जो 1 से बड़ा हो। जैसे 1 से बड़ा हो 2 हो, 5 हो, मतलब जो 1 से बड़ा हो, ठीक है ना, जो 1 से बड़ा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये सब जो है ना, ये सबको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ले लिए 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। अब देखिए इस 20 को आप क्या लिख दिए, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 2 प्राइम के फैक्टर में लिख दिए। तो यही हमको प्रूव करना है कि 1 से बड़ा जितने भी नंबर हैं उसको उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन वन वे। और ये भी है कि अगर 20 को आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसका 20 को प्राइम फैक्टर में बदलने का तरीका सिर्फ यूनिक होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। चलिए और देखिए, कहीं कहीं होगा क्या, कहीं कहीं होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन वन एंड ओनली वन वे ओनली, ठीक है ना। कहीं कहीं ये होगा तो दोनों एक ही थ्योरम है, आप इसमें अंतर नहीं समझिएगा, दोनों एक ही थ्योरम है, ठीक है ना। चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं प्रूफ में कि n कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है। और अगर 1 से बड़ा है तो आप सोचिए, अगर n कोई नंबर है वो 1 से बड़ा है तो n जो है वो नंबर जो है मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर से p1, मतलब कि वो नंबर जो है ना कम से कम एक प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट तो जरूर करेगा। तो मान लेते हैं वो प्राइम फैक्टर p1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि n से जैसे 2 बड़ा है तो क्या लिख सकते हैं, 2 है कि नहीं। और जैसे 3 है तो 3 क्या लिख सकते हैं, 3। तो ये भी इसका प्राइम फैक्टर हुआ, ये भी इसका प्राइम फैक्टर, जैसे जैसे 4 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो वो n से बड़ा जो भी नंबर, 1 से बड़ा जो भी नंबर रहेगा, कम से कम उसका एक फैक्टर तो होगा, ठीक है ना, एक फैक्टर तो होगा। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ से p1 कर दिए कि n मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर से p1, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद है उसके बाद है कि हम n मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर से p1, तो देन देयर एग्जिस्ट n1 सच दैट, तो एक नंबर n1 एग्जिस्ट करेगा जो इस फॉर्म में होगा, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होगा, n = p1 n1, ठीक है ना। जो जहां हम लोग मान लिए n जो है ना n1 से बड़ा है, ठीक है ना, n क्या है, n1 से बड़ा है। अब उसके बाद बात आती है, अगर n1 जो n1 आया है मेरा वो p1 फैक्टर के साथ p1 प्राइम है, n1 प्राइम है कि नहीं ये हम लोग अभी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर p1 n1 अगर 1 हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन n = p1। इसका मतलब रिजल्ट इट प्रूव्ड, यही ना है। जैसे देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2, और यहाँ पे n1 है। अगर ये n1 1 हो गया तो 2 तो प्राइम है ही, तो हो ही जाएगा। अगर n1 भी 1 से बड़ा रहा तो सेम कंडीशन पहले जो अप्लाई किए थे वही यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ n1 = 1 देन n = p1, तो रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो यही तो रिजल्ट है कि n = p1, रिजल्ट तो मेरा यही हो गया। अब देखिए उसके बाद है, अगर n1 1 से बड़ा रहा, n1 ये वाला n1 अगर
एन वन से बड़ा रहा तो देन एन वन मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर। सिमिलरली जैसे हम किए थे, अगर एन वन भी वन से बड़ा है तो वो भी जो है ना एक मस्ट हैव एटलीस्ट कम से कम एक प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं वो P2 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, P2 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, फिर जो है ना एक नंबर n2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट, और उसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे n1 इक्वल टू n2, ठीक है ना, n1 इक्वल टू P2 n2, ठीक है ना। n1 को हम लोग एक प्राइम फैक्टर और n2 के रूप में लिख लिया, और जहाँ पर जो है n1 जो बड़ा है n2 से, n1 बड़ा है किससे, n2 से, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको इक्वेशन 1 मान है, इसको ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इस n1 के बदले ये वाला रखिएगा, P2 n2 रखिएगा तो क्या होगा, n इक्वल टू P1 P2 n2, और जहाँ पर ये वाला होगा n बड़ा होगा n1 से और n1 बड़ा होगा n2 से, ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा n2 1 हो गया, ये वाला n2 अगर 1 हो गया तो n क्या हो जाएगा, n बराबर P1 P2, इसका मतलब n को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए। P1 P2 क्या है, प्राइम फैक्टर, याद रखिएगा, n को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए, तो यहाँ से रिजल्ट मेरा प्रूव्ड हो गया। अगर मेरा n2 भी 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर n2 भी 1 से बड़ा हो गया तो हम लोग ये टर्म बहुत देर तक चलते रहेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अगर n2 बड़ा हो गया 1 से तो देन द एबव प्रोसेस इज रिपीटेड, तो जो एबव जो प्रोसेस वो रिपीट करेगा एंड वी गेट, तो हम पाते हैं क्या, ठीक है ना, तो हम क्या पाएंगे, n इक्वल टू P1 P2 P3 n3। अगर n2 बड़ा हो गया तो फिर एक n3 एग्जिस्ट करेगा, इसी तरीके से चलते रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमिलरली कंटिन्यू दिस प्रोसेस, तो सिमिलरली यह प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ से ये प्रोसेस होते होते मान लेंगे n इक्वल टू P1 P2 P3 P4 Pk इंटू n के, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से हो गया मेरा ये वाला वेयर n1 बड़ा है यहाँ n1 होगा, यहाँ n होगा, n1 नहीं होगा, n1 बड़ा है, n बड़ा है n1 से, n1 बड़ा है n2 से, ठीक है ना, ये चलता रहेगा n के तक, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि बाय एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम बाय एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम एन के हैज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम क्या है, आप किसी भी आप पहले तो यहाँ शो ये कर दिए कि एन का जो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पर बताइए, अगर मान लेते हैं कोई 10 है, इसका प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 × 5 और × 1, यही तो होगा। इसका मतलब है कि अगर इसका प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि लास्ट वाला एलिमेंट जरूर पक्का 1 होगा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम से। लास्ट वाला 1 क्या होगा, लास्ट वाला जो टर्म होगा वो 1 होगा। तो एन के हैज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एन के बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जब मेरा n के 1 हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू P1 P2 P3 P4 Pk, इक्वेशन 4। तो हम लोग क्या किए, n1 को हम लोग लिख दिए प्राइम फैक्टर में, मतलब कि n1 का जो है ना प्राइम फैक्टर जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है, n1 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख दिए, ठीक है ना, लिख दिए। अब thus we are successful in decomposing n into product of prime factor। अब है क्या, इसको तो हम लिख दिए। अब इसमें एक और था कि हमको दिखाना था कि ये वाला जो है ये यूनिक है, इसके अलावा और कोई नहीं n का फैक्टर नहीं लिख सकते हैं, ये यूनिक है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है, यूनिकनेस दिखाना है, क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट द डिकम्पोजिंग इज यूनिक। डिकम्पोजिंग मेरा क्या हो गया, ये जो प्रोडक्ट ये जो हम लोग लिखे हैं ये वाला ही डिकम्पोजिंग हो गया, यही वाला मेरा कहा जा रहा है कि यूनिक है, ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे
कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट एन बी एनोदर डिकम्पोजिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। मान लेंगे कि एन का जो है कोई अदर प्राइम फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है, मान लेंगे वो तो एन इक्वल टू Q1 Q2 एंड क्यू के सॉरी यहाँ पर पहले जो है ना n इक्वल टू P1 P2 से कहाँ तक Pk तक तो एग्जिस्ट कर ही रहा था। तो और हम लोग दूसरा मान लेंगे कि इसका दूसरा डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि Q1 है, Q2 है, Q3 है और QR तक एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा मान लिए, ठीक है, ऐसा मान लिए, इक्वेशन 5 दे दिए। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा मेनली, कि ये दोनों एन यहाँ पर एन जो था, यहाँ पर था एन जो था P1 P2 से लेकर P के तक हमको शो करना पड़ेगा क्या, कि ये K और R इक्वल है, ठीक है, यूनिक के लिए और क्या शो करना पड़ेगा, Pi इक्वल है QI का। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा जो प्राइम फैक्टर यूनिक है और सीधा शो करना है कि P1 बराबर है Q1 का, P2 बराबर है Q2 का। तो इसी को शो करने के लिए हमको ये शो करना पड़ेगा, R बराबर है K का और Pi बराबर है QI का। ये शो कर देंगे तो ये वाला और हम लोग P1 जो है वो दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग मान लिए हैं कि एनोदर है, अगर एनोदर माने हैं तो इसका यूनिक दिखाने का यही तरीका है कि वो आगे जाके हम लोग वो वहाँ पर सेम हो जाएगा, जो हम लोग P1 P2 जो प्राइम फैक्टर किए ना वो इसके सेम हो जाएगा। तो यहाँ से काम हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से क्या करेंगे इक्वेटिंग टू वैल्यू ऑफ एन। तो एन का दो वैल्यू हो गया, हम लोग माने थे एगो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा था, एगो हम दूसरा मान लिए थे कि प्राइम फैक्टर वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, भाई प्राइम फैक्टर है तो इक्वल तो होना ही है। P1 इंटू P2 इंटू P3 जाएगा पीके तक और यहाँ से जाएगा Q1 Q2 Q3 जाएगा QR तक, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर आप P1 यहाँ से आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, एक स्टेप यहाँ पर और कर सकते हैं, यहाँ से अगर ब्रैकेट लगा दीजिएगा तो यहाँ से ये साबित हो जाएगा कि इसको जो है ना P1 डिवाइड कर रहा है, P1 डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर ऐसा मतलब कि ऐसा अगर लिख दीजिएगा, कोई भी नंबर है, अगर इसको लिखते हैं 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसका मतलब है कि ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है और ये P भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, 2 डिवाइड कर रहा है और 5 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि P1 जो है ना इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा है। तो हम लोग लिख दिए P1 डिवाइड कर रहा है Q1 Q2 Q3 Q4 QR तक को डिवाइड कर रहा है। तो लेकिन एक चीज़ सोचिए यहाँ पर कि P1 डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ Q1 Q2 QR। तो P1 जो डिवाइड करेगा वो Q1 Q2 Q3 में से एक ही को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब उसका प्रोडक्ट को तो डिवाइड कर ही रहा है, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि P1 डिवाइड कर रहा होगा उसको। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं ना। अब है क्या 10 को भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें है क्या कि जब इसको 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 10 को डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 का भी फैक्टर करेंगे ना उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा कि जो कि 2 को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो देखिए 2 है जो कि 2 को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो देखिए समझिए 10 इक्वल टू A मल्टीप्लाई B है, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा करेंगे तो A 10 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन A जो है इसके 2 फैक्टर हुए तो दोनों में से किसी को डिवाइड करेगा ही, ठीक है ना, करेगा ही। ये डिविजिबिलिटी का ये रूल है, ठीक है ना, करेगा ही। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, P1 डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ Q1 Q2 QR, मतलब QR तक में से किसी एक को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि लेट P1 जो है डिवाइड्स Q1, जो है ना Q1 को डिवाइड कर रहा है, P1 कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए लेकिन बट P1 एंड Q2 आर प्राइम। तो हम लोग मान के चले थे कि दोनों क्या है, प्राइम है, मतलब P1 और Q1 दोनों प्राइम माने थे कि दोनों जो है ना
क्या कहते हैं एन का जो है प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों अगर प्राइम है तो आप सोचिए, अगर हम बोल दें कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई दो प्राइम है और वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों प्राइम जो इक्वल होगा। जैसे जैसे यहाँ पर हम बता दें आपको कि जैसे यहाँ पर है 3, ठीक है, ये थ्री दोनों प्राइम है तो थ्री थ्री को ही डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो आप कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, जैसे मान लेते हैं 5। अब 5, जैसे मान लेते हैं 10 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 10 तो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों प्राइम होना चाहिए। अगर दोनों प्राइम है यानी प्राइम इसका मतलब 5/5, इसका समझिए कि दो प्राइम तभी तभी डिवाइड करेगा जब दोनों वो इक्वल होगा। ये याद रखिए कि दो प्राइम नंबर तभी एक दूसरे को डिवाइड करेगा जब वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए यहाँ से इक्वल हो गया, P1 इक्वल होगा Q1 का, ठीक है ना, क्लियरली। अब देखिए यहाँ से सिमिलरली क्या होगा कि P2 डिवाइड कर रहा है इसको, अगेन P2 डिवाइड कर रहा है इसको, इसका मतलब है कि P2 डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ Q1 Q2 QR, कम से कम एगो को डिवाइड करेगा। तो मान लेंगे P2 डिवाइड कर रहा है Q2 को, तो अगर Q2 को डिवाइड कर रहा है लेकिन P2 और Q2 क्या है यहाँ प्राइम है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्लियरली आई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद है कि कंटिन्यू दिस प्रोसेस, यह प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा और यहाँ से क्या होगा P2 Q3 P4 Q4 लास्ट में जाके PI QI ऐसे चलता रहेगा। तो दोनों PI QI बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आई हम लोग मान लिए, ठीक है ना, PI QI बराबर हो जाएगा। ये तो प्रूव हो गया, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हमको प्रूव करना है नाउ विल प्रूव K इक्वल टू R। हमको ये प्रूव करना है कि K R का बराबर है। तो क्या करेंगे इसमें, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट मान लेंगे कि K लेस देन R, मतलब K जो है छोटा है R से, ये मान लिए। तो ये दोनों वैल्यू इक्वेटिंग वाला हम लोग यहाँ पे लिख दिए। देन P1 दोनों प्राइम फैक्टर है तो दोनों इक्वल होगा, तो लिख दिए इक्वल। तो यहाँ पर आप ये देखिए क्या बोल रहा है कि K छोटा है, इसका मतलब है कि अगर K R बड़ा है तो इसका मतलब है कि K का सारा एलिमेंट जो है ना वो R में आ रहा है, K का सारा एलिमेंट जो R में आ रहा है मतलब R बड़ा है। तो यही हम लोग मान लिए, यहाँ पर लिख दिए इसे। देखिए यहाँ पर लिख दिए, क्या लिख दिए, क्या कि P1 P2 P3 Pk और इधर भी जो है Q1 Q2 Q3 Qk तक, उसके यहाँ तक आया। और जब यहाँ जिसमें इतना एलिमेंट है उतना एलिमेंट Qk तक आ गया, उसके बाद Qk+1 Qk+2 से QR जा रहा है, क्योंकि R बड़ा है इसलिए हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। इसके साथ आप पहले प्रूव कर चुके हैं कि P1 बराबर है Q1 का, P2 बराबर है Q2 का, P3 बराबर है Q3 का। इसका मतलब है ये दोनों नंबर सेम है, इसलिए दोनों क्या हो गए, ये मेरा कट जाएगा, कट गया। कटने के बाद क्या बचा, ये दोनों जब कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा इधर और इधर बचेगा Qk+1 Qk+2 से QR तक, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि देखिए ये सब क्या है, मेरा Qk+1 Qk+2 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो कभी भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 1 हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए लिखेंगे इट इज कंट्राडिक्शन हो गया, हम लोग गलत मान के चले थे तब ना हम लोगों को कंट्राडिक्शन आया। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो किसी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का हमेशा जो है ना 1 से बड़ा ही होगा, 1 कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ से हम लोग जो माने थे वो क्या हुआ, गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, तो हम लोगों का सपोजिशन रॉन्ग है, तो हैंस R बराबर K। तो यहाँ से फाइनली प्रूव हो गया, क्या हो गया हैंस डिकम्पोजिशन फॉर इज यूनिक, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं। आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद उसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है ना। तो आपको 1 से 2 बार अगर लिख लीजिएगा तो आपको रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं इतना अच्छे से आप लोगों को समझा दिया हूँ कि रटना है ही नहीं, ठीक है ना, रटना ही नहीं। और मैं पेपर 5 में 1-2 अभी क्वेश्चन 2 थ्योरम करवाऊंगा जिसमें आपको रटना है ही नहीं, एकदम नहीं रटना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर 5 के साथ।
23 तारीख को एग्ज़ाम है, अच्छे से दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।